हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का ये वीडियो उन सभी प्रतिभागियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो केमिस्ट्री वाला भाग है, या फिर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को बेसिक से एडवांस तक लेकर जाए, ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब इसकी डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे। तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा के अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन कहलाती है। इट मीन्स रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किस में कर रहे हैं हम? विद्युत ऊर्जा में। या फिर विद्युत ऊर्जा का को हम परिवर्तन देख रहे हैं रासायनिक ऊर्जा का। इट मीन्स रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के अंतः परिवर्तन के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसे हमने दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स। पहला जो पार्ट है हमारे पास वो ये है कि रासायनिक ऊर्जा का पहले हम देखेंगे कि जो रासायनिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। क्लियर? और दूसरा पार्ट देखेंगे हम विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। क्लियर? अब ये तो हो गया, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास विद्युत अपघट्य। जब भी इसके लिए हमें चाहिए विद्युत अपघट्य, तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत अपघट्य होता क्या है। विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो वो है कि वो पदार्थ जो गलित अवस्था, कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था। गलित अवस्था इंग्लिश में कहते हैं मोल्टन स्टेज। मतलब नाम मात्र का इसमें वाटर की मिक्सिंग हो, बस इतना सा कि ये नम हो जाए बस। तो वह पदार्थ जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में अपने आयनों में विभक्त हो जाता, अपने आयन्स में टूट जाता है, वो विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्लियर? मतलब जिसको यहाँ तो हम जलीय विलयन बनाए, या फिर उसको थोड़ा सा अल्प मात्रा में वाटर डालते गलित बन जाएगा, तो अपना आयन्स में विभक्त हो जाएगा। बनने वाले आयन्स विद्युत का क्या चलता है? चालन करते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में विद्युत अपघट्य के रूप में अम्ल भी हो सकते हैं, क्षार भी हो सकते हैं, और लवण भी हो सकते हैं। क्लियर? अब विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य में हमारे पास 2 टाइप्स है। देखिए पहला है हमारे पास परबल विद्युत अपघट्य। दूसरा है हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य। देखिए परबल मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं। देखो पर्पल विद्युत अपघट्य का मतलब होता है कि वो अपने आयंस में 100% क्या हो जाता है? डिसोशिएट। 100% डिसोशिएट, पहला पॉइंट तो ये 100%। और ये होता है वेरी वेरी लेस देन 100% से बहुत कम,
100% से बहुत कम डिसोशिएट होता है। क्लियर? अब देखो इसमें क्या होता है, जो डिसोसिएशन होता है तो उसको हम कहते हैं डिसोसिएशन की मात्रा किसमें निकालते हैं हम, अल्फा में। तो इसका अल्फा का मान होता है लगभग 100%, और इसके लिए अल्फा का मान होता है वेरी 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 लेस देन 100%। क्लियर? दूसरा है, ये विद्युत धारा का उच्च चालन करते हैं, मतलब इनमें आयंस ज्यादा बनेंगे तो विद्युत धारा का क्या करते हैं, ये उच्च चालन। क्लियर? और ये विद्युत धारा का क्या करते हैं, निम्न चालन। विद्युत धारा का निम्न चालन करते हैं क्योंकि इनके में आयंस की संख्या बहुत कम होती है, डिसोसिएशन बहुत कम होने के कारण। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि इनमें यदि हम एक और बात की और ध्यान खींचे तो देखिए इसमें सभी आ जाते हैं परबल अम्ल। परबल अम्ल एग्जाम्पल के रूप में, जो परबल अम्ल है जैसे कि HClO4, पर क्लोरिक एसिड, क्या कहते हैं इसको हम, पर क्लोरिक एसिड। इसी प्रकार हमारे पास आ सकता है H2SO4, HNO3, क्लियर, HCl, HBr, HI। इसी प्रकार हम दूसरा पर्पल चार, कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस, सारे स्ट्रॉन्ग बेस भी इसी में आते हैं, जस्ट लाइक NaOH, KOH और NOH, KOH, LiOH। क्लियर? और सीजियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास आ गया बेरियम हाइड्रोक्साइड, और भी है। क्लियर? इसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट, जो मैक्सिमम लवंस होते हैं, सोल्ट, है ना, अधिकांश सोल्ट, अधिकांश सोल्ट भी इसी में ही आते हैं। देखिए कौन कौन से, जैसे कि NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सोल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम आते हैं इधर, इसके तीसरे में जो है यहाँ पर आते हैं सभी दुर्बल अम्ल, एग्जाम्पल के रूप में सभी दुर्बल अम्ल। क्लियर? जैसे कि उसमें है HF, एसिटिक एसिड, वेल नोन एग्जाम्पल है, और इसके अलावा फॉर्मिक एसिड। क्लियर? और यदि सभी दुर्बल क्षार, सभी जो वीक बेस है दुर्बल क्षार, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राई, और एक दो सोल्ट भी आएंगे, जो एक वेल नोन सोल्ट है वो भी इसी में आएगा, अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4। ये भी क्या आता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो ये थे आपके कुछ, ये दोनों में अंतर। अब आ जाते हैं हम, विद्युत अपघट्य पढ़ लिया हमने, आयंस में टूट गया और इलेक्ट्रिसिटी का चालन कर रहे हैं। हम पढ़ लेते हैं कंडक्टेंस, चालक, कंडक्टर। व्हाट इज चालक? चालक मीन्स कंडक्टर। इसको पढ़ लेते हैं, जो विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो वे पदार्थ जो आसानी से विद्युत धारा का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो आसानी से विद्युत धारा का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं,
कंडक्टर या चालक कहलाते हैं। अभी दो प्रकार के होते हैं, इनको भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक तो होते हैं धात्विक चालक, और एक होते हैं हमारे पास विद्युत अपघटनीय चालक। क्लियर? धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। तो धात्विक चालक तो क्या होता है, धातु की छड़। तो इनमें क्या होता है, धात्विक चालक होते हैं, उनमें चालकता का कारण होता है, किसके कारण उनमें चालकता आती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और इसमें आती है हमारे पास मुक्त आयनों के कारण। क्या बनते हैं यहाँ पर, आयंस। तो फ्री आयंस, मुक्त आयंस। क्लियर? दूसरा पॉइंट यदि हम डिस्कस करें तो है कि यदि धात्विक चालक है, मतलब कोई धातु की रोड है, उसका यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या होगा कि उसकी चालकता बढ़ेगी या घटेगी, तो उसकी चालकता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के बीच रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर, व्हेन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, चालकता में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। चालकता में कमी आ जाएगी, डिक्रीजेज, क्योंकि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। इसका दूसरा पॉइंट है वो ये है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मुक्त आयंस थे सॉल्यूशन में, उन आयंस की गतिशीलता, उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी। उस कारण से जो चालकता है उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर? तीसरा है, तीसरा जो अंतर है दोनों वो है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इनमें जब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है धात्विक चालक के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन इस साइड में जब विद्युत अपघटनीय चालक की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो उनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्लियर? यह हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अंतर है हमारे पास वो है, इसके ऊपर फेराडे के लॉ। फेराडे कौन से लॉ? फेराडे के विद्युत अपघटनीय नियम लागू नहीं होते हैं। इसमें लागू होते हैं। लागू होते हैं। ठीक है? इसमें सभी धातुएं आ जाएगी। जैसे सभी धातुएं, इसमें एग्जाम्पल के रूप में यदि देखें तो क्या आ जाएगी, सभी धातुएं। धातुओं का काम ही मुक्त इलेक्ट्रॉन रिलीज करना होता है। सभी धातुएं, ऑल मेटल्स। दूसरा है इसमें ग्रेफाइट। क्लियर? इसमें आ जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में सभी अम्ल, क्षार और लवण के जलीय विलयन। जो हमने पढ़ा था उधर अम्ल, क्षार और लवण के जो एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन, वो सभी इसमें आ जाएंगे। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं सेल। अब सेल क्या होते हैं, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सेल, देखो यही सेल बायोलॉजी में कोशिका होती है, यही सेल ज्योग्राफी में चट्टान होती है, और यही सेल हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सेल होता है जो क्या होती है, एक परिवर्तन का काम करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। क्लियर? तो सेल क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनी युक्ति।
दो इलेक्ट्रोडों से मिलकर बनी युक्ति। ठीक है। अब हम पहले पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल। ये भी दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्लियर। अब इसी का एक और नाम है विद्युत रासायनिक सेल का, वो ये है गैल्वेनिक सेल। अथवा इसको कहते हैं वोल्टेइक सेल। क्लियर। तो वे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा, देखो अब हम रासायनिक विद्युत रासायनिक सेल बोलेंगे किसको, किन सेल्स को बोलेंगे, तो वह सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा, मतलब इनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या जनरेट होती है, विद्युत ऊर्जा। इट मीन्स वह सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो होता है विद्युत रासायनिक सेल का, वो है डेनियल सेल। डेनियल सेल, क्लियर। अब डेनियल सेल का हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसका डेनियल सेल, देखो इसमें क्या होता है, जब भी डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, क्या लेते हैं, एक धातु का सॉल्यूशन होता है, जिस धातु की छड़ होती है उसी धातु से बने लवण का विलयन लेते हैं, उस धातु के लवण के विलयन में उसी धातु की छड़ को हम डुबो देते, तब बन जाता एक इलेक्ट्रोड। इसी प्रकार दूसरी धातु को लेंगे, उसके सॉल्यूशन में उसी धातु की छड़ को हम डुबो देंगे, तो बन जाएगा दूसरा इलेक्ट्रोड। इनको एक बाह्य परिपथ से और एक साल्ट ब्रिज के द्वारा आंतरिक परिपथ से जोड़ देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। क्लियर। अब इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, वो होता है कि एनोड किसको बोलेंगे और कैथोड किसको बोलेंगे, एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया परफॉर्म होगी। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इनको याद करने के लिए एक ट्रिक निकाली गई, वो ये है, आपको याद होना चाहिए, एलोन और लोन, LOAN, ठीक है, अलोन और लोन। तो देखिए ए मीन्स एनोड, क्या होता है, एनोड। क्लियर। और जो एनोड है वो एल मीन्स लेफ्ट साइड में आएगा हमेशा, और उस पर क्या परफॉर्म होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर। उसी वो कौन सा साइन करेगा, नेगेटिव। क्लियर। या फिर लेफ्ट, जो लेफ्ट में आएगा उसी पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और उसी उसी को हम क्या बोलेंगे, एनोड, और वो ही रहेगा हमारे पास नेगेटिव। क्लियर। तो ये बात क्लियर हो गई है कि लोन मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और नेगेटिव साइन वाला होगा, और वो किस साइड में लिखेंगे हम, सेल रिएक्शन के दौरान लेफ्ट साइड में, ऑलवेज लेफ्ट साइड में। तो ये याद रखने की आपके पास ट्रिक है, या ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अब रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। एक पात्र लिया हमने, देखिए ये पात्र है, एक पात्र ये लिया
और एक पात्र हमने ये लिया। क्लियर? ये 2 पात्र लिए हैं हमने। इन दोनों पात्र में हमने क्या है, एक इसमें धातु की छड़ को डीप कर दिया। धातु की छड़ ली है, ये देखिए, इस धातु की छड़ को, एक इस धातु की छड़ इस वाले पात्र में भी हमने डीप कर दी और ये जोड़ दी बाहर से ऐसे। क्लियर? अब देखिए, पहले वाले पात्र में जो हमने सॉल्यूशन लिया है, किसका लिया है? जिंक सल्फेट। किसका विलयन लिया हमने? जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। और जो ये धातु की छड़ बनी है, ये किसकी बनी हुई है? जिंक की। क्लियर? जिंक धातु की छड़ है और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको हमने डीप कर दिया। दूसरी तरफ जो हमने सॉल्यूशन लिया है, डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम। दूसरी तरफ जो सॉल्यूशन लिया है वो लिया है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु की छड़ को, जो रोड है छड़, उसको हमने इसमें डीप कर दिया। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद इसको हमने बाह्य परिपथ से जोड़ दिया। ये देखिए, ये जोड़ दिया, ये लगा दिया यहाँ पर वोल्ट मीटर, और ये जोड़ दिया इससे। क्लियर? अब आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने के लिए हमने इसमें एक उल्टे यू आकार की नली डाल दी है, जिसको हम कहते हैं सोल्ट ब्रिज, और इसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज होती क्या है। क्लियर? अभी तो हम इसको समझ लेने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, लेफ्ट साइड में लिखते हैं हम एनोड, उसका साइन होता है नेगेटिव और उस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो धातु है वो ऑक्सीडाइज होकर जिंक प्लस 2 के रूप में विलयन में आ रही है। इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। इसको बोल सकते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर? रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज मीन्स, तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये किसका मूवमेंट है? इलेक्ट्रॉन्स का। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट ऑपोजिट, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी, ये वाली। इसको बोला है हमने एनोड और इसको बोला हमने कैथोड। क्लियर? एनोड नेगेटिव चार्ज वाला होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पॉजिटिव चार्ज वाला होता है जिस पर रिडक्शन होता है। बीच में लगी हुई है सोल्ट ब्रिज। क्लियर? लवण सेतु। अब देखिए, हम इसकी रिएक्शन को पढ़ लेते हैं कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन हुई और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हुई। तो रिएक्शन एट एनोड। क्लियर? एनोड पर, तो एनोड पे क्या हुआ कि जो जिंक है, जिंक सॉलिड, वो चला गया जिंक एक्वस में, जिंक प्लस टू एक्वस। जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया और इसने बाहर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। क्लियर? ये नंबर 1, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दूसरा है रिएक्शन एट कैथोड। इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूशन में कॉपर कॉपर आयन के रूप में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है जो एनोड ने त्यागे थे, और ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर 2 प्लस, सॉरी, कॉपर सॉलिड में। कॉपर एक्वस से चला गया ये कॉपर सॉलिड। क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलते हैं हम रिडक्शन हाफ सेल या हाफ रिएक्शन। क्लियर?
अब हमने दोनों को जोड़ दिया, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्लियर। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होता है, देखो ये लेफ्ट साइड में राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो गए, अब लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ देते, राइट का राइट, तो जो सेल रिएक्शन प्राप्त होगी हमें वो होगी, जिंक सॉलिड था उससे, और इधर कॉपर 2+ एक्वस में था, इससे बना है कॉपर किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड, और जिंक चला गया जिंक 2+ एक्वस में। ये हो गया हमारे पास सेल रिएक्शन ऑफ द डेनियल सेल, सेल रिएक्शन ऑफ द सेल, क्लियर। अब विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर थी, बाह्य परिवर्तन कैथोड से एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे एनोड से कैथोड, तो आंतरिक परिपथ में इसकी जस्ट विपरीत हो जाएगी, एनोड से कैथोड, विद्युत धारा की दिशा क्या रहेगी, एनोड से कैथोड, क्लियर। ये इसकी सेल रिएक्शन थी। इसके बाद आते हम इसके रिप्रेजेंटेशन पर, डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो इसमें क्या होता है, डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन में एनोड को हमेशा कहाँ लिखते हैं हम, लेफ्ट साइड में, उस पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो इस पे क्या होता है, जो जिंक था किस फॉर्म में था, सॉलिड था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, जिंक सल्फेट में, क्योंकि जिंक +2 में चला गया, ये है एक्वस, ठीक है। इसकी जो सांद्रता है वो है 1 मोलर, ठीक है। फिर हमने 2 डंडे ऐसे खींचेंगे और फिर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम कॉपर सल्फेट, इधर वाले इलेक्ट्रोड को हो रहा था रिडक्शन, तो जो एक्वस फॉर्म में कॉपर 2+ के रूप में था वो कहाँ चला गया, कॉपर सॉलिड, इसकी सांद्रता थी 1 m, क्लियर, कॉपर सॉलिड में ये चला गया, तो इसको कहते हैं, ये तो क्या है हमारे पास एनोड, इलेक्ट्रोड है ये, तो इधर वाला है कैथोड, क्या है कैथोड, और जो बीच में है ये है हमारे पास लवण सेतु, सोल्ट ब्रिज, क्लियर। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, आपको हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, क्लियर। अब देखिए अगर मैं सोल्ट को उसका आयंस के रूप में लिख दिया जाए, मतलब सोल्ट को आयंस के रूप में लिखा जाए, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जिंक सॉलिड था, किसमें गया, जिंक 2+ एक्वस में, और इसकी सांद्रता है 1 m, फिर सोल्ट ब्रिज आया, फिर कॉपर 2+ था एक्वस फॉर्म में 1 m सांद्रता का, और ये चला गया कॉपर सॉलिड में, क्लियर। इसके बाद अब मतलब है कि जो लेफ्ट साइड में है वो एनोड है, जो राइट साइड में है वो कैथोड है, क्लियर। अब आ जाते हैं हम डिटेल में ये लवण सेतु पर, कि लवण सेतु होता क्या है, क्लियर। लवण सेतु, सोल्ट ब्रिज, क्लियर। अब देखिए सोल्ट ब्रिज में क्या होती है, एक उल्टे यू आकार की, इस प्रकार से यू ऐसा कर रहता, इसको हमने कर दिया उल्टा, तो उल्टे यू आकार की एक ट्यूब होती है जिसमें कुछ लवण भरे होते हैं, लवण मतलब जैसे कि KCl पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, या पोटेशियम नाइट्रेट, सोल्ट ना के एसिड बेस, या फिर पोटेशियम सल्फेट, या फिर अमोनियम नाइट्रेट। तो जो यू आकार की नली होती है उसमें हमने ये लवण भरा है, कौन सा लवण फिल किया है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, पोटेशियम सल्फेट हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। अब इससे बना गर्म जलीय विलयन लेते हैं, और उसके जलीय विलयन को, इनका जो जलीय विलयन है लवण का, जलीय विलयन, जलीय विलयन लेते हैं, प्लस इसमें क्या मिला देते हैं, जिलेटिन,
जिलेटिन या अगार अगार, अगार अगार फंगाई रहती है, सॉरी एलजी रहती है, जिलेटिन अगार अगार मिला देते, उससे जो इनसे मिलकर बनता है पेस्ट, क्या मिलता है पेस्ट, उस पेस्ट को हम इसमें क्या करते फिल करते, पेस्ट जो इससे मिलकर पेस्ट बनता है उसको हम उल्टे यू आकार के ट्यूब में फिल कर देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि सॉल्ट ब्रिज काम क्या करती है। देखिए पहला काम तो है इसका कार्य, सॉल्ट ब्रिज के कार्यों की बात करें तो पहला कार्य तो है ये सेल के आंतरिक परिपथ को पूर्ण करती है, आंतरिक परिपथ को पूर्ण करना पहला कार्य। दूसरा है कि जो जैसे आयंस थे, जैसे धातु जिंक था, जिंक प्लस में आ रहा था तो उस धातु की प्लेट पर क्या इकट्ठा हो गए थे इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर क्या इकट्ठा हो रहे थे एनाइंस, क्लियर, एनाइंस इकट्ठा हो रहे थे, इट मींस उसमें केटाइंस की कमी होती जा रही थी, एनाइंस बढ़ रहे थे, तो वो बैलेंस संधि विभव, तो ये द्रव द्रव संधि विभव, मतलब दोनों एक तो विलयन को उदासीन बनाकर रख रहा है, केटाइंस है तो जैसे ही एनाइंस बढ़ेंगे तो इधर से केटाइन प्रोवाइड करवा देगा यूनली से, तो उधर केटाइन बढ़ेंगे तो उधर से एनाइन प्रोवाइड करवा देगा, इट मींस ये परिपथ को उदासीन रखने का काम भी करता है, पहली बात उदासीन रखना। तीसरा है द्रव द्रव संधि विभव, यह है द्रव द्रव संधि विभव को उत्पन्न होने से रोकता है। ठीक है, ये दो कार्य है सॉल्ट ब्रिज के। अब आपके दिमाग में आपके जहन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हमने इन्हीं सॉल्ट को यूज क्यों किया, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि सॉल्यूशन को ही, आदि सॉल्ट को ही यूज क्यों किया, अदर सॉल्ट क्यों यूज नहीं किए। इसका कारण ये है कि जब भी सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट यूज करते हैं उनको इस बात का ध्यान रखकर यूज किया जाता है कि उस सॉल्ट में उपस्थित केटाइन और एनाइन की गतिशीलता एक जैसी हो। ऐसा नहीं कि सॉल्ट ब्रिज में से एक तो जल्दी पहुंच गया और एक जब बीच में ही घूम रहा हो, दोनों की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो ये जो सोल्ट है जैसे KCl, KNO3, K2SO4, अमोनियम नाइट्रेट, इनके जो एनाइन और केटाइंस की जो मोबिलिटी रहती है, गतिशीलता, वो क्या रहती है एक जैसी रहती है, इसलिए ही इनको सेलेक्ट किया। क्लियर, ये थी सोल्ट ब्रिज जो आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है? इलेक्ट्रोड विभव, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर, क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं डायग्राम समझाता हूँ। जब हमने अभी एक धातु का पात्र एक पात्र लिया था जिसमें उस धातु का कोई पर्टिकुलर विलयन भरा हुआ था, जलीय विलयन, और उस धातु के जलीय विलयन में उसी धातु से बनी हुई हमने इसमें एक रोड को डीप कर दिया, ये रोड हमने इसमें डीप कर दी। क्लियर, जैसे कि इसमें माना हमने जिंक सल्फेट भरा है, इसकी जो रोड है किसकी बनी होगी, जिंक। क्लियर, अब जैसे ही ये इस पे ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा तो इससे जिंक निकलेंगे और इसमें आ जाएंगे विलयन में जिंक 2+ के रूप में। तो यहाँ पर क्या इकट्ठे हो जाएंगे, इसकी रोड पर दो इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल कर यहाँ तो इकट्ठे हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में। क्लियर, तो इसके पैरेलल बन जाए आ जाएंगे हमारे पास जिंक 2+, क्या आ जाएंगे, जिंक 2+, जिंक 2+, जिंक 2+ मीन्स पॉजिटिव 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 चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव का एक बन गई ये
लेयर बन जाएगी, लेयर के बीच में जो पॉजिटिव नेगेटिव विभवांतर है, दोनों का चार्ज का अंतर है, उस कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोड विभव। इसके कारण इसको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। जो उसमें पोटेंशियल जनरेट होगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। मतलब जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों के बने विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाले विभवांतर को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जिसे किस में नापते हम, वोल्ट में मेजर करते हैं। क्लियर। अब ये भी हमारे दो प्रकार का हो सकता है। यदि धातु की छड़ का ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो इसे कहते हैं ऑक्सीकारक विभव, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीकारक विभव, ऑक्सीकारक विभव। इसको लिखते हैं हम ई ऑक्सीडेशन, अथवा इसको एक और ना लिखते हैं हम, धातु सॉलिड थी वो किस में जा रही है, आयंस के रूप में, तो प्लस एन। दूसरा होता है हमारे पास अपचयन विभव। तो इसको लिखेंगे हम ई रिडक्शन, और ई जो मेटल आयंस थे वो अपचयित होकर किस में जा रहे हैं, मेटल सॉलिड में। क्लियर। इसे डिनोट करने का तरीका है। अब समझ लेते ऑक्सीकारक विभव को क्या होता है। पहले इसको समझ लेते क्या होता है। जब धातु की छड़ पर क्या हो, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उस दौरान उत्पन्न विभव ऑक्सीकारक विभव कहलाता है। और जब धातु की छड़ पर अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उस दौरान उत्पन्न विभव अपचयन विभव कहलाता है। क्लियर। तो ये सारा डिपेंड कर रहा है धातु के ऊपर कि धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, उसके बेसिस पर ये नाम हमारे सामने आया। ठीक है। अब हमें एक चीज याद होनी चाहिए कि जो किसी भी एक धातु जैसे जिंक है, माना जिंक धातु है, अगर उसका ऑक्सीकारक विभव बराबर होता है उसका रिडक्शन विभव, बस उसका साइन अलग हो जाता। मतलब जितना ऑक्सीकरण के दौरान निकला विभव है उतना ही उसके रिडक्शन के दौरान जनरेट होगा। मतलब ऑक्सीकारक और हाँ, रिडक्शन विभव, ऑक्सीकरण विभव और रिडक्शन विभव सेम होते हैं, बस उनके साइन अलग होते हैं। जैसे कि यदि एक एग्जांपल लिया जाए, ई ए ओब्लिक ए प्लस का मान यदि 0.60 वोल्ट है, मतलब ऐसा ए प्लस में कन्वर्जन हो रहा है, इट मीन्स का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो फिर ए प्लस को वापस मैं ए में कन्वर्ट करूंगा तो इसके विभव का मान अभी भी 0.06 वोल्ट ही होगा, लेकिन इसका साइन अलग हो जाएगा, पॉजिटिव था, इसको क्या मानेंगे हम, नेगेटिव, बल्कि इसका मान न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। क्लियर। ये था इलेक्ट्रोड विभव। अब इसके बाद आ जाते हैं हम सेल विभव पर। सेल विभव, सेल पोटेंशियल, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम सेल का विद्युत वाहक बल। इस ई सेल, और इसको हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। क्लियर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो देखो ये क्या होता है, सबसे पहले हम इससे डिटेल में समझेंगे। तो सेल के दोनों दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रॉन विभव का अंतर, एक इलेक्ट्रोड में था वो सॉल्यूशन और धातु की छड़ के बीच का। अब दो इलेक्ट्रोड के दोनों जो इलेक्ट्रोड है उनके इलेक्ट्रोड विभव के अंतर, डिफरेंस को ही हम सेल विभव कहते हैं। मतलब क्या है कि सेल के दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड विभव, विभव का अंतर, अंतर जिसे वोल्टमीटर से हम मेजर करते हैं।
मापते हैं सेल विभव कहलाता है। क्लियर? और ये एक बात याद रखनी है, हमेशा दोनों इलेक्ट्रोडों का जो मान रखेंगे हम, ऐसा नहीं कि जो एनोड है उसका ऑक्सीकारक के रूप में रख देंगे, दूसरे का अपचयन के रूप में। हमेशा दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो मान, जो वैल्यू पुट करेंगे, हमेशा वो लेंगे हम अपचयन विभव के रूप में। ये इंपॉर्टेंट है, अपचयन विभव के रूप में ही वैल्यू को हमेशा पुट करेंगे। ये आप गांठ बांध कर रख लेना, वरना आपके न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव अथवा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको शो करते हैं ई नोड से। तो ये क्या होता है? ये होता है मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों में, अब मानक परिस्थिति क्या होती है? जो टेम्परेचर होता है, माना कि टेम्परेचर हम स्टैंडर्ड लेते हैं 298 केल्विन, जो प्रेशर हम लेते हैं वो लेते हैं 1 बार, और जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो लेते हैं 1 मोल। इन परिस्थितियों में, मतलब किस परिस्थितियों? जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 बार हो और कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, तब ज्ञात किया गया, मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया गया इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहते हैं हम? एस ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं हम। इसे ई नोड से शो करते हैं। क्लियर? अब ये तो था, अभी 2 प्रकार का होता है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप, 2 टाइप। फर्स्ट प्रकार है हमारे पास इसका, वो है मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव। और दूसरा है हमारे पास, वो है मानक अपचयन विभव। देखो, हमने इसको शो करेंगे ऑक्सीकरण को, ई नोड तो लगाएंगे और इसके साथ लिखेंगे इसमें OX, अथवा एक और तरीका है, ऑक्सीकरण कब होता है? जब मेटल उसके आयंस में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 तरीका है इसे शो करने का, ई नोड ऑक्सीडेशन और ई नोड मेटल से मेटल प्लस। तो मानक अपचयन विभव को शो करने का तरीका है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? वो ई नोड रिडक्शन और ई नोड Mn+ से मेटल, और सिंपल ई नोड लिखा हो तब भी आप उससे अपचयन विभव ही मानोगे, मानक अपचयन विभव। तो इसका था ये तरीका शो करने का। जब इसको ऑक्सीकरण क्या होता, मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता, तो मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया गया ऑक्सीकरण विभव ही मानक ऑक्सीकरण विभव होता है। एक्चुअल में यह धातुओं के ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। धातुओं के ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति को शो करता है। क्लियर? और ये धातुओं के अपचयन होने की प्रवृत्ति को शो करता है। किसका? अपचयन होने की। क्लियर? नॉर्मल है ये तो। अब हो गया ये। यदि हम देखा आगे कि मानक ऑक्सीकरण और मानक अपचयन विभव के मान, देखो किसी एक ही मेटल का जो मानक ऑक्सीकरण विभव है वो उसके मानक अपचयन विभव के इक्वल होता है, बस उनके साइन अलग हो जाते हैं।
मतलब दोनों के संख्यात्मक मान एक समान होते हैं परंतु चिन्ह विपरीत होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ई नोड कॉपर 2 प्लस से कॉपर में कन्वर्जन हुआ और इसका मान आया प्लस 0.34 वोल्ट। क्लियर। अब ये था अपचयन हो रहा कॉपर का, कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार कॉपर मान ला जाएगी, कॉपर कॉपर 2 में कन्वर्जन हो रहा कॉपर का, मतलब इस बार कॉपर से कॉपर 2 बन रहा, आयंस ऑक्सीकरण हो रहा, तब भी इसका मान 0.34 वोल्ट ही होगा, लेकिन साइन अलग होगा। इधर प्लस था तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर। इसी प्रकार ये तो था मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब आते हैं हम मानक सेल विभव। सेल विभव इसको हम शो करते हैं ई नोड सेल से। क्लियर। ई नोड सेल से शो करते हैं मानक सेल विभव को। अब होता क्या है, जो दोनों मानक इलेक्ट्रोड थे, ऑक्सीकरण वाला और अपचयन वाला, दोनों के इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर है, मानक इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर उसके सेल का मानक सेल विभव कहलाता है। तो क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों दोनों इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों का डिफरेंस, अंतर अंतर ही क्या कहलाता है, मानक सेल विभव। क्लियर। तो इसे शो करेंगे। देखो पहले हमने ई लिखा था, ई सेल इज इक्वल टू लिखते थे इससे पहले ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर। ये तो था नॉर्मल परिस्थितियों में, लेकिन जैसे ही हमने मानक परिस्थितियां जनरेट की तो इस पे आ जाएगा नोड। तो ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। फॉर्मूला वही है, बस जो परिस्थितियां थी वो चेंज हो गई, अब हो गई यहाँ पर परिस्थितियां मानक परिस्थितियां। क्लियर। उपरोक्त सूत्र में हम कैथोड और एनोड के मानक मान को रखेंगे तो हमें सेल का मानक विभव प्राप्त हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम ले रहे हैं एग्जांपल किसका, डेनियल सेल का। एग्जांपल डेनियल सेल। ये डेनियल सेल है तो कौन सा भी सेल हो, एक तो होगा इसमें एनोड और एक होगा कैथोड। अब एनोड और कैथोड का डिसाइड कैसे करते हो हम आगे इसी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो आप देख लो कि एनोड और कैथोड। डेनियल सेल के बारे में आप जानते हो, एनोड किसका बना होता है, जिंक धातु का, जिंक के ही सॉल्यूशन में रहता है। ई नोड जिंक 2 प्लस अपॉन जिंक इज इक्वल टू हो गया माइनस 0.76 वोल्ट। ये मान रहता है एनोड के मानक अपचयन विभव का। देखो हमेशा वैल्यू अपचयन के रूप में ही आप पुट करोगे, अगर नहीं गिवन है तो उस अपचयन के रूप में पहले कन्वर्जन कर लीजिए, फिर आप उसके मान को रखिए। इसी प्रकार कैथोड बना होता है इसमें कॉपर का, ई नोड कॉपर 2 प्लस से कॉपर में कन्वर्जन हो रहा है तो ये मान है प्लस 0.34 वोल्ट। अब हम जानते हैं कि ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ई नोड कैथोड कितना है हमारे पास, वो है प्लस 0.34 वोल्ट माइनस एनोड माइनस 0.76 वोल्ट। प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.34 प्लस 0.76 इज इक्वल टू मान प्राप्त होता है हमें 1.10 वोल्ट। तो ये जो ई नोड सेल होता है डेनियल सेल के लिए, वो मानक परिस्थितियों में कितना होता, 1.10 वोल्ट। क्लियर। कैथोड माइनस एनोड वैल्यू पुट कर दी। इसी प्रकार
एक और मानक सेल लिया, एक और एग्जांपल लिया हमने। वो एग्जांपल है, कोई सेल है, माना कि उस सेल का एक तो है एनोड और एक है उसका कैथोड। जो एनोड है वो बना हुआ है मैग्नीज का, तो मैग्नीशियम का, तो ई नोड Mg2+/Mg इज इक्वल टू -2.37 वोल्ट। इसी प्रकार कैथोड बना हुआ कॉपर का, ई नोड कॉपर कॉपर 2+, तो हमें ये मान दिया -0.34 वोल्ट। अब देखिए हम जानते हैं कि ई नोड सेल इज इक्वल टू होता है ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। देखो ये आपको याद रखना है सी से, कि पहले सेल है तो सेल का सी, कैथोड का सी, तो पहले कैथोड रखेंगे फिर एनोड माइनस करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज मत हो जाएगा वरना आपके न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे। क्लियर। अब हम जानते हैं कि हमें रखना है यहाँ पर अपचयन के रूप में, ये गिवन है ऑक्सीकरण के रूप में, इसके रूप में ऑक्सीकरण की फॉर्म में। तो इससे पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ई नोड कॉपर 2+ से कॉपर में। अब हम जानते हैं कि जो संख्यात्मक मान है वो समान रहता है, बस साइन चेंज हो जाता है। तो जो माइनस में था वो किस में हो जाएगा, इस बार प्लस में हो जाएगा। ये वोल्ट 34 वोल्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 0.34 माइनस -2.37, तो 0.34 प्लस 2.37 इज इक्वल टू हमें मान प्राप्त होगा 2.71 वोल्ट। तो ई नोड सेल का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 0.271 वोल्ट। क्लियर। तो इन दो न्यूमेरिकल से, दो एग्जांपल से मैंने आपके मानक सेल विभव को कैसे निकालते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश की है। अब हम आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड विभव, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर। तो कौन कौन से फैक्टर है, पहला फैक्टर है धातु की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल, धातु की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल। क्लियर। दूसरा जो है वो है विलयन की सांद्रता। क्लियर। तीसरा जो कारण है वो है ताप दाब की परिस्थितियों पर, ताप व दाब की परिस्थितियां। देखो ये तीन कारण है, जिस धातु का आप इलेक्ट्रोड बना रहे हो उसकी नेचर क्या है, जिस धातु जिस विलयन में आप उस इलेक्ट्रोड धातु की छड़ को आप डीप कर रहे हो उसकी सांद्रता कंसंट्रेशन क्या है, और उस सॉल्यूशन का ताप व दाब क्या है। क्लियर। अब ये तो था इसकी अफेक्टिंग कारक। अब एक और आधा नोट, और नोट ये है 100 रुपए का, कि इलेक्ट्रोड लिया मैंने एक तो इस साइज का, एक ही धातु का सेम परिस्थितियों में, एक इलेक्ट्रोड लिया मैं छोटी साइज का, एक और इलेक्ट्रोड लिया हमने उससे भी छोटी साइज का। अब तीनों इलेक्ट्रोडों का सेम परिस्थितियों में इनका क्या है, आकार अलग अलग है, आकार क्या है अलग अलग, ये बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो इनका सेम परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव क्या, इसका आकार जिसका ज्यादा उसका ज्यादा होगा, कम वाले का कम होगा, उससे भी छोटा वाला और कम होगा। तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रोड विभव का मान आकार पर निर्भर नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। क्लियर। तो चाहे इलेक्ट्रोड बड़ा हो या चाहे छोटा हो, इलेक्ट्रोड विभव के मान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रोड विभव का मान साइज पर निर्भर नहीं करता है। यहां से आपके न्यूमेरिकल बनता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है संदर्भ इलेक्ट्रोड। संदर्भ इलेक्ट्रोड होते क्या है, संदर्भ,
संदर्भ इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, होते क्या है? क्लियर? ये मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। संदर्भ इलेक्ट्रोड होते क्या है? तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रोड जिनकी सहायता से हम अन्य इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कैलकुलेट करते। मतलब कोई अपने पास अननोन इलेक्ट्रोड है, उसके इलेक्ट्रोड विभव का यदि हमें मान निकालना हो तो हमें एक सेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड विभव का कोई मान होता ही नहीं है। उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान निकाला हुआ है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एक रेफरेंस के रूप में इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, उसे कहते हैं हम संदर्भ इलेक्ट्रोड। अब संदर्भ इलेक्ट्रोड अब चयन वाला भी हो सकता है और ऑक्सीकरण संदर्भ इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास दोनों तरह के धातु भी हो सकती है, अधातु भी हो सकती है। क्या पता संदर्भ इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में जिस धातु का इलेक्ट्रोड विभव निकाल रहे हो वो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो या कम रिएक्टिव हो। तो यहाँ पर इसीलिए संदर्भ इलेक्ट्रोड की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो वो इलेक्ट्रोड, डेफिनेशन को लिख लेते हैं, वे इलेक्ट्रोड जिनकी सहायता से जिनकी सहायता से किसी अन्य इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है, संदर्भ इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्लियर? अभी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इनका, वो होता है प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड। संदर्भ इलेक्ट्रोड, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और दूसरा है हमारे पास द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड। संदर्भ इलेक्ट्रोड, इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है सिल्वर। एक तो है इसका एग्जाम्पल हमारे पास केलोमल इलेक्ट्रोड, जिसको हम आगे डिटेल में ही पढ़ेंगे, केलोमल इलेक्ट्रोड, केलोमल इलेक्ट्रोड। और एक है हमारे पास वो है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। मतलब क्या होता है, AgCl इलेक्ट्रोड। क्लियर? ये है हमारे पास जो संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में कौन आता है, द्वितीयक में कौन कौन से आते हैं। अब और इसको समझते आगे, देखो पहला है हमारे पास मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड, इसे पढ़ते हैं हम डिटेल में।
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको लिखता हूँ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर। ये क्या होता है, इसमें एक कांच का पात्र होता है। क्लियर। ये कांच का पात्र, इस कांच के पात्र में फिल रहता है अम्लीय विलयन, H प्लस आयन। HCl अम्ल रहता है ज्यादातर, किसका रहता है, अम्लीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन। इसमें रहता है H प्लस आयन, एक्वस फॉर्म में अम्ल का जलीय विलयन। इसकी सांद्रता कितनी रहती है, 1 मोलर। क्लियर। 1 m सांद्रता का अम्लीय जलीय विलयन रहता है इसमें। फिर इसमें एक नली रहती है, इसको इस प्रकार से इसमें डीप करके रखते हैं। देखो ये कांच का ही उल्टा इस प्रकार का पात्र रहता है, जिसमें यहाँ पर छेद रहता है और ये इस प्रकार से इसमें डीप रहता है। और इसमें यहाँ से एक तार आता है, प्लेटिनम का तार। ऐसे उस प्लेटिनम के तार में नीचे एक इस प्रकार से एक ब्लॉक लगा हुआ था, वो भी प्लेटिनम का ही रहता है। क्लियर। और जो ये पाइप का छेद है, यहाँ से इसमें यहाँ प्रवाहित करते हैं हम H2 गैस। क्लियर। तो ये H2 गैस का जो प्रेशर रहता है वो रहता है 1 बार। 1 बार पर H2 गैस को हम इसमें प्रोवाइड करवाएंगे, अंदर भेजेंगे। और जो जलीय विलयन है अम्ल का, उसकी सांद्रता रहती है 1 m। क्लियर। यह है प्लेटिनम का तार, प्लेटिनम धातु का तार। और ये प्लेटिनम धातु का क्या है, ब्लॉक, प्लेटिनम ब्लॉक। क्लियर। और ये है कांच का पात्र, कांच का ही यूज करेंगे, अंदर वाला भी कांच का ही है। और इस सॉल्यूशन का जो तापमान है, टेम्परेचर, वो हमने ले रखा है कितना, 298 केल्विन, मानक परिस्थितियों का, स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब देखो ये तो इसे शो करने का तरीका था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक परिस्थितियों पे शो करने का तरीका कैसे डिनोट करते। अब आगे कैसे वर्क करेगा ये आगे हम पढ़ लेते हैं। तो इसके बारे में हम ये तो जानते ही है कि पहला तो पॉइंट ये कौन सा है, एक प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। क्या है, प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा है ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव करता है। इट इज बिहेव्स एज एनोड एंड कैथोड। हाँ, इट कैन बी बिहेव्स एज एनोड एंड कैथोड। ये दोनों की तरह ये है एनोड व कैथोड, दोनों की तरह कार्य कर सकता है। क्लियर। अब इसका आईयूपीएससी के अनुसार, आईयूपीएससी ने अपनी अनुसार, आईयूपीएससी इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना माना है स्वेच्छा से, 0, 0। कितना माना है, 0। क्लियर। जितना लेकर चलते हैं हम 0, बाकी का इसके रेस्पेक्ट में हम निकाल लेते हैं। तो देखो H2 गैस वो H प्लस के मध्य साम्य क्या रहता है, H2 गैसियस फॉर्म में। यदि ये अम्ल में, वाटर में डिजोल्व होगा तो किस पर मान जाएगा, 2H प्लस। यह हो गई इसकी एक्वस फॉर्म और बाहर निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये साम्य चलता रहता है इस इलेक्ट्रोड में, कभी H2 गैस H प्लस की फॉर्म में, कभी H प्लस आयन H2 गैस की फॉर्म में कन्वर्जन चलता रहता है। एक साम्य, साम्य अवस्था ही में ही वर्क करता है। अब साम्य अवस्था की स्थिति में देखो, जब ये जितने आयन बनने थे ये इसमें कन्वर्ट होता जा रहा है, ये इसमें टूटता जा रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्यावस्था की स्थिति में साम्यावस्था की स्थिति में SHE एज एनोड, SHE एज एनोड मतलब साम्यावस्था की स्थिति में जब ये एनोड के रूप में वर्क करेगा। एनोड मीन्स ऑक्सीडेशन। जब एनोड का मतलब ही ऑक्सीडेशन होगा तब क्या होगा कि H2 गैस का ऑक्सीडेशन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगी 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम कि इसको किस, जब ये एनोड के रूप में वर्क करेगा तब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसको कैसे शो करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन को देखिए, उस कंडीशन में लिखने का तरीका है पहले H2 गैस H प्लस में कन्वर्ट हो रही। इट मीन्स हमने प्लेटिनम का तार लिया था, उस पर क्या प्रोवाइड करवा रहे थे हम H2 गैस। वो H2 जो गैस थी उसका जो प्रेशर था कितना था 1 बार। क्लियर। फिर वो H2 गैस किसमें कन्वर्ट हो गई H प्लस आयन में, और वो चला गया एक्वस फॉर्म में। उस कंडीशन में उसकी सांद्रता कितनी थी 1 m। तो इसे ये शो करने का तरीका है एनोड के रूप में। इसी प्रकार साम्यावस्था पे ही है तो SHE एज कैथोड, कैथोड के रूप में कैसे शो करेंगे। कैथोड का मतलब उस पर हो रहा रिडक्शन अप चेन। तो जो 2H प्लस आयन थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कन्वर्ट हो गए H2 गैस में। क्लियर। कैथोड पे रिएक्शन हुई तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वो रिप्रेजेंटेशन होगा कि पहले H प्लस आयन थे किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, एक्वस जलीय विलयन में। उसकी सांद्रता थी 1 मोलर। वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं इस बार H2 गैस में, और कितना प्रेशर उसका 1 बार। और किसके ऊपर जा रही है वो H2 गैस, बाहर किसके थ्रू निकल रही है, प्लेटिनम तार के थ्रू। माध्यम तो चाहिए ना। क्लियर। तो ये था इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका, एज ए कैथोड एंड एज ए एनोड। अब हम आगे इसकी हेल्प से, जब कैथोड के रूप में वर्क करता है तब कैसे हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करते हैं, और जब ये एनोड के रूप में वर्क करता है तब कैसे किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को कैलकुलेट करते हैं। इस इसको भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करें। देखो हम निकाल रहे हैं, पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये एग्जांपल Mg2 प्लस ओब्लिक Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। क्लियर। देखो अब हम, ये तो पता है कि हमें वो वापस 2 पात्र लेने पड़ेंगे। एक पात्र लिया ये वाला, ये पात्र। क्लियर। इस पात्र में ये तार आ रहा और ये ब्लॉक बना हुआ किसका, Mg का। तो इसमें सॉल्यूशन फिल है, इसका सॉल्यूशन फिल कर रखा हमने मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में हमने मैग्नीशियम की धातु की छड़ को ही डीप कर रखा है, मैग्नीशियम सॉलिड। क्लियर। ये तो हो गया। और इसको हमने किससे जोड़ दिया, SHE से। SHE को कैसे शो करते हैं हम, ये देखो, ये कांच का पात्र, कांच में ये इस प्रकार से नली, ये इसमें ये निकल रहा है मुंह,
ये इस प्रकार से यहाँ से आ रहा है, इसमें ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का ब्लॉक, इसमें सॉल्यूशन फिल है अम्ल का जलीय विलयन। क्लियर? तो ये अम्ल का जलीय विलयन है, 1 मोलर सांद्रता है H+ आयन की। क्लियर? और इसको हमने जोड़ दिया बाह्य परिपथ से, इससे जोड़ दिया हमने वोल्ट मीटर से, इसको जोड़ दिया। और इसमें यदि ये वर्क करेगा कैसे, एज कैथोड एज एनोड, अगर एनोड के रूप में वर्क करेगा तो धारा इधर से इधर जाएगी, ये आई की डायरेक्शन है कैथोड से एनोड। क्लियर? अब देखिए आगे, आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने के लिए हमने इसमें डाल दी है सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। देखिए ये सोल्ट ब्रिज के मुंह में ये कॉटन लगा दिया और ये इसमें डीप है, इसमें भरा हुआ पेस्ट KCl KNO3 अथवा अमोनियम नाइट्रेट के अगार अगार या जिलेटिन में बना हुआ पेस्ट इसमें हमने फिल कर दिया। क्लियर? ये तो हमारे पास ये एक सेल बना दिया, मतलब इस इलेक्ट्रोड का हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो हमने इसे डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, हमने SH के साथ इसको बना दिया सेल। जब हमने इसको सेल बनाया तो उसका जो सेल विभव वोल्टमीटर की जो रीडिंग प्राप्त हुई है हमें, वो ई नोड सेल जो प्राप्त हो रही है हमें, उसका मान प्राप्त हुआ है एक्सपेरिमेंटली 2.37 वोल्ट। क्लियर? अब हम निकाल लेते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शंस एट, रिएक्शंस करवा रहे हैं हम, पहले करवाएंगे एट, कहाँ पर, एनोड, एट एनोड। देखिए एनोड पे क्या होता है, तो Mg है वो चला जाता है Mg2++, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? इसी प्रकार एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, जो 2H+ आयन है उनका अपचयन होगा, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए जो इससे निकले थे और चला गया ये H2 गैस में। क्लियर? अब हम देखते हैं सेल रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, तो हम आप मिला यहाँ पर Mg+2H+ और Mg2++H2 गैस, एक्वस एक्वस। क्लियर? ये तो हमें मिल गया सेल रिएक्शन। अब हमें पता है, कैलकुलेशन करेंगे तो ई नोड सेल इज इक्वल टू होता है ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। क्लियर? अब हमें पता है ई सेल का मान हमें एक्सपेरिमेंटली मिला था 2.37 वोल्ट, कोई डाउट नहीं। अब एनोड का जो मान है, यहाँ पर कैथोड के रूप में कौन वर्क कर रहा है, हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका मान 0 मानते हैं हम यूपीएससी के, माइनस जो एनोड का मान है वो वो निकल लेंगे ई नोड, ये एनोड। तो देखो इसका मतलब जो ई नोड एनोड का जो मान प्राप्त होगा वो कितना होगा, -2.37 वोल्ट। क्लियर? तो किसी भी एक इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव हमने निकाल लिया। क्लियर? इसका मतलब ये है कि ये मानक अपचयन है, आप इसे ऑक्सीकरण, जैसे एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसे ऑक्सीकरण की फॉर्म में मत लिख दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मानक अपचयन विभव, जैसे कि ई नोड Mg2+ से जब ये 2 में कन्वर्ट Mg में कन्वर्ट हो रहा होगा, उस कंडीशन का है -2.37 वोल्ट। अगर ये उल्टा होगा तो ये प्लस में चला जाएगा। क्लियर? ये आपका डाउट था, ये क्लियर होना चाहिए आपका। इसी प्रकार एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल हमने लिया, वो एग्जांपल है दूसरा कि कॉपर 2+ कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव
ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कोई दो पात्र है, वापस दो पात्र है। पहले जो मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में मैग्नीशियम डीप था, इस बार इसमें सॉल्यूशन फिल कर दिया हमने विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, वो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जलीय विलयन। और इसमें हमने इस बार डिप किया कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़। क्लियर? ये कॉपर रोड है, इस फॉर्म में सॉलिड है। क्लियर? इधर लिया हमने वही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। उसको हम बनाने का तरीका है, कांच का पात्र लेते हैं। कांच के पात्र में हम एक उल्टे आकार का इस प्रकार से एक और पात्र लेते हैं कांच का, जिसमें एक छेद निकला हुआ होता है। इस प्रकार से ये यहाँ से इसमें आता है प्लेटिनम का वायर, तो प्लेटिनम का वायर में एक जुड़ा होता है नीचे, इसमें प्लेटिनम का ब्लॉक। क्लियर? इसमें जो सॉल्यूशन फिल है वो अम्ल का 1 मोलर सांद्रता का जलीय विलयन। क्लियर? अम्ल का जलीय विलयन कितनी सांद्रता का? 1 मोलर सांद्रता। यहाँ से इसमें जा रही है गैस H2 गैस। क्लियर? इसको हमने जोड़ दिया बाह्य परिपथ से वोल्ट मीटर से, ये जोड़ दिया। अब इसे हमें आंतरिक परिपथ भी पूर्ण करना है, तो वो करते हैं हम इसका सोल्ट ब्रिज से। क्लियर? इससे करते हैं हम सोल्ट ब्रिज से। ये सोल्ट ब्रिज जोड़ दिया। इस सोल्ट ब्रिज में पेस्ट फिल है, वैसे जो सोल्ट है जिनके दोनों आयंस की मोबिलिटी सेम होती है, उनके सोल्ट को हमने इसमें फिल कर कर अगार अगार में पेस्ट बनाकर इसमें फिल कर दिया। क्लियर? और जब हम इसके वोल्ट मीटर से इसकी रीडिंग लेते हैं, तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें प्राप्त होती है। वो कितनी होती है? 0.34 वोल्ट, ये मान प्राप्त हुआ ई नोड सेल। क्लियर? तो हम अब निकालते हैं, हमें इसका तो पता है 0 होता, इसका निकालते हैं कि जो हमने इस बार कैथोड बनाया उसका कितना होगा। तो ई नोड सेल, तो हमें सबसे पहले देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल। देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पता है एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता, तो प्लेटिनम का तार था, उस पर H2 गैस हमने प्रवाहित करी थी, तब उसका प्रेशर था 1 बार। इससे ज़्यादा हमें रखना नहीं है। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? H प्लस आयंस में, एक्वस फॉर्म में जा रहे हैं। और इसकी जो अब सांद्रता है 1 मोलर सांद्रता है। फिर हमने साल्ट ब्रिज जोड़ा, फिर हमने लिखा हमारा कैथोड। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन, कॉपर +2 एक्वस में था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसकी सांद्रता m थी और ये चला गया कॉपर सॉलिड में। क्लियर? तो ये तो था, इतना पार्ट तो एनोड का और इतना पार्ट था ये कैथोड का, और बीच में जुड़ा हुआ इसमें सोल्ट ब्रिज। क्लियर? ये देखिए एनोड कैथोड, बीच में जुड़ा हुआ ये सोल्ट ब्रिज। क्लियर? अब हमें रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शंस एट एनोड। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है तो H2H प्लस आयन है, H2 गैस है, वो कन्वर्ट होती है हमारे पास 2H प्लस आयन में, निकल जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। और रिएक्शन एट कैथोड, इसमें क्या होता है कि जो कॉपर 2 प्लस आयन है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में। क्लियर? अब हम सेल रिएक्शन लिखेंगे इसकी, सेल रिएक्शन। तो देखिए आप, कुछ भी नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो गए। क्लियर? इसके बाद हमने जोड़ा तो ये और ये,
तो H2 गैस है और कॉपर 2+ आयन एक्वस। इधर क्या है हमारे पास 2H+ और कॉपर सॉलिड एक्वस फॉर्म में। ये सेल रिएक्शन है। तो हम इसका सेल का सेल विभव निकालेंगे तो कैसे निकालते थे? हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला बहुत फेमस है। तो ई नोड सेल इज इक्वल टू, सेल के साथ पहले लिखते हैं कैथोड, फिर माइनस ई नोड एनोड। सेल का मान प्राप्त है, हमें पता है 0.34 वोल्ट। कैथोड और एनोड, कैथोड बना हुआ, एनोड बना हुआ है किसका? एसएच का। तो ई नोड कैथोड, ई नोड कैथोड का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 0.34 वोल्ट। क्लियर? इसका आंसर है। तो ये एग्जांपल से भी आपके क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। धन्यवाद।